बात भाजपा 2024 का चुनाव जीतने के लिए तगड़ी रणनीति बना रही है। उस रणनीति में भाजपा ने जो खेल रचा है वो कांग्रेस पर कड़ा वार है। यानी कि बात करें जिस प्रकार से पहले भाजपा ने ओबीसी का वोट साधने के लिए प्रदेशाध्यक्ष बनाया, अब ऐसी क्या रणनीति बनाई है जिसके बलबूते पर 2024 के चुनाव में भाजपा की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। तो ऐसे में इसी पे करते हैं चर्चा में जाने से पहले चैनल को आप फॉलो जरूर कर लें ताकि देश और प्रदेश की जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मनोहर लाल खट्टर का एक इंटरव्यू कुछ समय पहले आया था, एक निजी चैनल पर उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने जातिगत समीकरणों को लेकर के बड़ा खुलासा किया था और जो भाजपा ने जाट और गैर जाट का फार्मूला के तहत पूरा चुनाव तैयार किया है, अब 2024 के चुनाव में वही फार्मूला के तहत ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक वर्ग भाजपा के खिलाफ होता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो खड़ा है। तो ऐसे में जो दूसरे 35 वर्ग है उसको रिझाने के लिए भाजपा अब रणनीति बना रही है। क्या था वो इंटरव्यू, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर से जब पत्रकार द्वारा पूछा गया था मुख्यमंत्रियों को लेकर के, उसने कहा था कि हरियाणा में जो पहले के मुख्यमंत्री बनते थे वो प्रभावशाली जातियों के बनते थे, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के प्रधानमंत्री बनते ही जब हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उस वर्ग को, जो लोग कभी मुख्यमंत्री की सोच नहीं सकते थे, उस वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री दिया। यानी कि सीधे तौर पर उनका कहना था कि 35 वर्ग को अगर मुख्यमंत्री दिया है तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो 35 वर्ग के अंदर पहले से खटक रही थी मुख्यमंत्री को लेकर के, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे तब उन्होंने कहा था कि मैं पहले जाट हूं फिर सीएम हूं। उसके बाद वो दिमाग में क्लिक करने लगी थी बात, तो उसी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया। तो अब ओबीसी के बाद ब्राह्मण समाज को भी खुश करने के लिए भाजपा की बड़ी रणनीति बन रही है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है कि भाजपा अब ओबीसी को भी खुश कर दिया है और अब ब्राह्मण समाज को खुश करने में लगी है। ब्राह्मण समाज को 2 लोकसभा टिकट देने के साथ में जो अब जिला अध्यक्ष का भी अब नियुक्ति होनी है, उन जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों में भी ब्राह्मण समाज के लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। बात करें कुरुक्षेत्र की, बात करें करनाल की, कि दोनों ही ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण समाज का अच्छा वोट बैंक माना जाता है, बल्कि करनाल तो परंपरागत यही सीट ब्राह्मणों को मानी जाती है। इसलिए 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने वहां से ब्राह्मण समाज को टिकट दिया था। इससे पहले भी अगर हम इतिहास उठाएं तो वहां से ब्राह्मण समाज का ही मुख्यमंत्री बनता आया है, चाहे आईडी स्वामी हो चाहे अरविंद शर्मा हो, तो वहां से ब्राह्मण समाज का ही व्यक्ति सांसद बनता आया है। तो 2024 के चुनाव में भी करनाल से बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को, बल्कि अरविंद शर्मा को लेकर के सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद शर्मा करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं रोहतक की बजाय। तो वहां पर जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, पहले नंबर पर वहां पंजाबी है। पंजाबी वोट बैंक को तो मनोहर लाल खट्टर अपने आप साध लेंगे। नंबर 2 पर जाट वर्ग है, तो तीसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज है। तो पंजाबी और ब्राह्मण समाज दोनों को यानी कि एक सूत्र में बांधने का काम अरविंद शर्मा के द्वारा 2024 में किया जा सकता है। तो वहां पर लगभग 1.25 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास वोट हैं ब्राह्मण समाज के करनाल के। इसके बाद बात करें कुरुक्षेत्र।
तो कुरुक्षेत्र वैसे तो ज्यादातर सैनी समाज का ही वहां से सांसद रहा है, पहले राजकुमार सैनी, अब नायब सैनी, लेकिन नायब सैनी को अब प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी इतना तो चाहेगी कि उनके वर्ग से प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, यानी कि उनकी जो रणनीति है मैं वो बता रहा हूँ कि प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, तो ऐसे में बीजेपी के साथ वो लोग खड़े हों। तो सैनी समाज का भी वहाँ कुरुक्षेत्र में बड़ा वोट बैंक है और ब्राह्मण समाज का भी कुरुक्षेत्र में बड़ा वोट बैंक है। तो दोनों को मिला करके कहीं ना कहीं इसीलिए कुरुक्षेत्र और करनाल को इन लोगों ने चुना है। तो कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी जो सैनियों का वोट है वो लगभग 1 लाख के आसपास है, और जो ब्राह्मण समाज का वोट है वहां पर भी 1.25 लाख के आसपास वोट बैंक ब्राह्मण समाज का है। तो और उम्मीदवार के तौर पर भी अगर बात करें तो धर्मपाल शर्मा का नाम सूत्र बता रहे हैं कि धर्मपाल शर्मा अनुभवी के साथ पुराना कार्यकर्ता भी भाजपा का रहा है। तो जो ये बेल्ट है कलायत कैथल, तो यहाँ से जो जाट वोट बैंक है उसमें सेंधमारी अगर कर सकता है तो सिर्फ धर्मपाल शर्मा कर सकता है। इसलिए धर्मपाल शर्मा को लेकर के कुछ से सोचा जा रहा है, यानी कि 2 नामों को लेकर सूत्र बता रहे हैं कि करनाल से अरविंद शर्मा और कुरुक्षेत्र से धर्मपाल शर्मा 2 चेहरे हो सकते हैं। तो इसके बाद बात करें जिलाध्यक्षों की। जिलाध्यक्षों को लेकर के भी अब बात हो रही है कि जींद की, सबसे पहले जींद की बात कर लेते हैं। जींद के अंदर 2 लाख के लगभग जो वोट बैंक है ब्राह्मण समाज का, वहां पर भी बड़े समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है। जजपा से अगर गठबंधन रह जाता है, हाल फिलहाल जिस प्रकार से जजपा से गठबंधन है, तो जजपा के मार्फत जाट वोट बैंक को वहां से लिया जाएगा, यानी कि जजपा वहां से बीजेपी का बड़ा तगड़ा समीकरण बैठाने का है। जजपा से जाट वोट बैंक, ओबीसी से वो ले लिया, अब ब्राह्मण समाज के जो 2 लाख वोट है वो जिलाध्यक्ष के मार्फत लिया जा सकता है। तो जिला जींद के अंदर भी जिलाध्यक्ष ब्राह्मण समाज का हो सकता है। और इससे भी तगड़ा फार्मूला एक और भाजपा ने चलाया। रामविलास शर्मा को लेकर के भी अब सूत्र बता रहे हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि जब चारों ओर से ब्राह्मण समाज को इतना कुछ मिलेगा तो भाजपा के साथ कहीं ना कहीं खड़े होने की मजबूरी हो सकती है। तो भाजपा जिस प्रकार से मैनेजमेंट से चुनाव जीतती है, तो उसी मैनेजमेंट के तहत जातियों का खेल वो खेल रही है। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो मुद्दे हैं वो चुनाव के अंदर थोड़े मात्र उठ पाते हैं। लोग कहीं ना कहीं एक वर्ग वर्सेस 35 वर्ग के साथ चुनाव खेलते हैं और यही पार्टियां करती हैं, पार्टियां ही खिलवाती हैं। लोग भूल जाते हैं उन बातों को। आपके भी अपनी राय क्या है कि जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए अब बीजेपी सांसदों को भी जिलाध्यक्ष भी राज्यपाल भी बना रही है, तो ऐसे में क्या भाजपा को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।